नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस खास सीरीज समझिए में। मैं स्मिता शर्मा हूं और आज बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि शपथ ग्रहण कर रहे हैं तीसरी दफा बतौर भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री, इस शपथ ग्रहण समारोह में खास करके पड़ोसी मुल्कों से, सार्क देशों से और इंडियन ओशन रीजन से कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। तो बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सेशेल्स, ये वो देश हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। आगे विदेश नीति को लेकर क्या चुनौतियाँ होंगी जब तीसरी दफा इस बार मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए की सरकार बन रही है, नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए सुहासिनी हैदर मेरे साथ मौजूद हैं। भारत के जो फॉरेन पॉलिसी जर्नलिस्ट्स हैं उनमें सबसे लीडिंग नाम है, द हिंदू की नेशनल एडिटर, डिप्लोमेटिक एडिटर हैं और इनकी जो राइटिंग्स हैं उनको बहुत गंभीरता से लिया जाता है तमाम पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में भी। सुहासिनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं, 2014 में हमने देखा था कि किस तरीके से सार्क देशों को बुलाया गया था और जिसमें खुद नवाज शरीफ भी उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे शामिल होने के लिए। इस दफ़ा सार्क में देशों को तो बुलाया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार को छोड़कर। ये जो न्योता भेजा गया है, इसकी मैसेजिंग आप कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ तो 2014 के बाद भारत के जो संबंध है काफ़ी बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देख लें तो प्रधानमंत्री और नए प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान में हैं उनके बीच में कोई भी बातचीत अभी है नहीं। हालांकि कुछ लोगों को ये ज़रूर लगता है कि इस इलेक्शन के बाद शायद दोनों में कोई किसी तरह की पहल हो। अफ़गानिस्तान में जो सरकार है उसको तो कोई रिकग्निशन नहीं है, तो उनको भी बुलाने की कोई नौबत नहीं है। और म्यांमार में तो मिलिट्री हुंटा अभी है जो भारत इसको भी स्वीकार नहीं करती है। आई थिंक जो मैसेज है ये है एक कंटिन्यूटी का, कि प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि जैसे 2014 में और 2019 में जब उन्होंने बिम्स्टेक के मेंबर्स को बुलाया था, इस बार भी 2024 में हम अपने करीबी जो आस पड़ोस के देश हैं उनके नेताओं को बुलाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो इंडियन ओशन रीजन है और सार्क के जो करीबी देश हैं, तो नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, सारे इसमें शामिल हैं। दूसरा मुझे लगता है महज एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भारत के आस पड़ोस के देश हैं उनकी एक अहमियत है। पिछले कुछ महीनों में, मैं कहूँगी पिछले कुछ साल में, एक एक देश के साथ कुछ ना कुछ अनबन हुआ है। शायद नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अब मालदीव्स के साथ भी भारत के संबंध काफ़ी तनाव के अंदर आए हैं। और हमने जो देखा था इस जनवरी में प्रेसिडेंट मुइज़ के स्वेरिंग इन के बाद जो उन्होंने मांग रखी थी कि भारत के सैनिकों को वापस लिया जाए, उसके बाद जो तनाव हुआ है बीच में, उसको भी देख के मुझे लगता है इस सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको यहाँ बुला के एक नई पहल की जाए। तो मुझे लगता है एक मैसेज कंटिन्यूटी का है, एक मैसेज रिकन्सिलिएशन का भी है कि हमारे जो आस पड़ोस के देश हैं वो बहुत हमारे लिए अहमियत रखते हैं। एक तीसरी बात है कि जो अगले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है उसके हवाले से वो औरों से भी मिलेंगे, तो वो प्राथमिकता देना चाह रहे थे नेबरहुड की, क्योंकि इसके बाद वो G7 के लिए जाएंगे, इटली जाएंगे, वेस्ट के जो जितने पश्चिमी देश हैं उन सब से मिलेंगे, जापान के लीडर से मिलेंगे, हालांकि कनाडा के भी लीडर, उसकी भी हम बातचीत कर सकते हैं, अभी वहाँ पर होंगे। और फिर उसके बाद अगले महीने वो SCO के समिट के लिए जाएंगे। ये निर्धारित है, ये शेड्यूल्ड समिट्स हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन शायद हों, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शायद हो, पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री उसमें शायद शामिल हो। तो मुझे लगता है एक जैसे सिग्नल दिया जा रहा है इससे कि हम इनको अपने करीब रखना चाहते हैं, इन देशों को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। दर्शकों को याद दिला दूं कि सुहासिनी ने जिस बात का जिक्र किया, 2014 के बाद रिश्ते खराब हुए पाकिस्तान के साथ, खास करके 2016 में जब उरी में आतंकी हमले हुए और भारत ने सार्क शिखर सम्मेलन का बॉयकॉट किया, तब से लेकर अभी तक, क्योंकि उसकी चेयरमैनशिप पाकिस्तान के साथ है, जब तक पाकिस्तान उसे डजंट हैंड इट ओवर टू समबडी एल्स, वो
वो क्योंकि बाय रोटेशन चेयरमैनशिप होती है, तो सार्क पूरी तरीके से कोल्ड बैगेज में चला गया है, जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की हम बात करते हैं। और सार्क की जगह भारत ने प्रमोट किया था बिम्स्टेक को 2019 में, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है और बे ऑफ बंगाल की भी जो है उसमें खास फोकस रहते हैं। तो वो भी बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आए। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ अगर आप दर्शकों को समझा सके, क्योंकि आपने जिक्र किया कि मालदीव्स के राष्ट्रपति होंगे शपथ ग्रहण में, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है मालदीव से भारत के मिलिट्री पर्सनल को वापस एक तरीके से उन्होंने निष्कासित किया, कहा कि वापस ले लो। और उनकी जो रिश्ते बने चाइना के साथ में, तुर्की के साथ में तनातनी बन रही थी। क्या इससे एक मौका मिलेगा रिश्तों को सुधारने में? मालदीव्स क्यों ज़रूरी हो जाता है भारत के साथ रिश्तों के संदर्भ में, खास करके तब जबकि पूरे के पूरे बॉयकॉट कॉल्स चल रहे थे कि टूरिस्ट ही ना जाए मालदीव्स में। ट्रैवल कंपनियों ने ऐलान कर दिया था कि हम टिकट ही नहीं बेचेंगे मालदीव्स के लिए। ज़रूर, मुझे लगता है कि एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि भारत और मालदीव्स के बीच में भारत और पाकिस्तान की तरह कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन आप देख लीजिए, जब से प्रेसिडेंट मुइज़ आए हैं, ऑफिशियल तौर पे भारत ने काफ़ी इंगेजमेंट मालदीव्स के साथ उसकी कोशिश की है। पहले तो ये कोशिश थी कि भारत के जो सैनिक हैं उनको मतलब मालदीव्स इंसिस्ट ना करे कि उनको वापस भारत ले जाएं। लेकिन जब प्रेसिडेंट मुइज़ ने दिखाया कि वो डटे हुए हैं उस पर, तो फिर भारत ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को इधर बुलाया, फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की, उन्होंने अग्री किया, भारत ने ये मान लिया कि वो अपने सैनिकों को वापस ले लेंगे। हालांकि दूसरे इंजीनियर्स उन्होंने वहाँ पर भेजे जो मालदीव्स में देखरेख करेंगे, जो एयरक्राफ्ट हैं भारत ने मालदीव्स को दिया है उनके बारे में। मुझे लगता है मालदीव्स इतना करीबी देश है और वहाँ पर भारत के स्ट्रेटिजिक और जियोपॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सारे स्टेक्स हैं। वो नहीं चाहेगा कि ये सारे स्टेक्स को छोड़ के मालदीव सिर्फ चीन के साथ चला जाए। कुछ तो अनबन हुई है इससे कि मालदीव्स के जो ये प्रेसिडेंट हैं मुइज़, ये पहले ऐसे नेता हैं जो भारत पहले नहीं आए। वो हालांकि जैसे आपने कहा वो टर्की गए, वो यूएई गए, वो चीन भी चले गए, लेकिन भारत नहीं आए। अब क्या भारत ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था पहले और अब दे रहे हैं, या वो उन्होंने खुद निर्णय लिया था कि और जगह जाएंगे? जो भी था उससे मुझे लगता है भारत की सरकार को थोड़ा ठेस पहुंचा है। और भारत चाहेगा कि मालदीव्स के साथ, जिसके साथ उसके इतने करीबी संबंध हैं, जब भी मालदीव्स में कोई भी अनबन होती थी, कोई भी टेंशन होता था, जहां कू का एक अटेम्प्ट हुआ है, तो भारत की सेना तत्पर थी। भारत पहले उनको बुलाते, वाटर क्राइसिस किया। तो इस माहौल में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके नाम पे ये भद्दा लग जाए कि वो मालदीव्स के साथ रिश्ते कायम नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ अलग होता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते ऊपर नीचे इनका उतार चढ़ाव तो होता रहता है। मतलब हाँ, हिस्टोरिकल है और कोई भी गवर्नमेंट को इस तरह के मतलब उसके नाम पे कोई भद्दा नहीं लगेगा अगर पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते ना हो। लेकिन मालदीव्स के साथ फ़र्क पड़ता है, और मालदीव्स ऐसा देश है जो जहाँ से स्टूडेंट से लेके, डॉक्टर से लेके, प्रोफेशनल से लेके, वहाँ से भी लोग इधर आते हुए हैं, और भारत से भी काफ़ी प्रोफेशनल्स वहाँ पर काम करते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का पहला ओवरसीज ट्रिप इस बार देखने को मिलेगा वो G7 शिखर वार्ता इटली में, क्योंकि वहाँ इनफैक्ट इलेक्शंस के बीच में ही हमने देखा था कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने न्योता भेजा था, ट्वीट करके कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, तो जिसको लेकर यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई थी कि क्या उन्होंने पहले से ही फैसला कर लिया कि नरेंद्र मोदी की ही जीत हो रही है। बहरहाल उस कंट्रोवर्सी को हम अलग रख देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब G7 में जाएंगे तो इंडिया की इस नई गवर्नमेंट में, जो कि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होगी अंडर बीजेपी, एक कोalition सरकार होगी, क्या कुछ बातें अलग हो सकती हैं जो भारत अपने साथ मेज़ पर रखे, या विदेश नीति में जो है मोरलेस अभी तक जो चल रहा है वही कंसिस्टेंट रहेगा? देखिए, मुझे लगता है जब न्योता आया था जॉर्जिया मेलोनी से भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए, ना कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री के लिए, तब माहौल थोड़ा अलग था। ऐसा लग रहा था कि ये सरकार पूरी बहुमत से अपने बल पे बीजेपी अपने सरकार बनाएगी। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता कि जहाँ पे वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैंने ये मैंडेट अब संभाल लिया है
और हम अब आगे जा सकते हैं और आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस प्लान में थोड़ा सा तो धक्का लगा होगा कि अब उस तरह की बहुमत तो है नहीं, भाजपा की खुद की बहुमत है नहीं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी एक, जैसे मैंने कहा, एक कंटिन्यूटी का मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी अब तक आ रहा है, अमेरिका के साथ जो अच्छे संबंध थे वो भी चलेंगे। हालांकि अभी थोड़ी मतलब उसमें कूट आ गई है ये पनोन मामले के लिहाज से, कि जो दूसरे देश वहाँ पे है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उन सब के साथ वो अपने संबंध बरकरार रखना चाहती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि G7 ने पहले भी प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। इंडिया मतलब लगातार, मुझे लगता है 2007 से हमने देखा है कि भारत को ये स्पेशल इन्वाइटी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हर बार पिछले कुछ सालों में G7 ने ये कोशिश की है कि एक साझा बयान दिया जाए रशिया के हवाले से, और हर बार भारत इस साझा बयान से बाहर रह चुका है। मुझे लगता है वो इस वक्त भी होगा। लेकिन एक दूसरी तरह का जो दबाव आ रहा है कि भारत किसी तरह स्विट्ज़रलैंड में जो होने वाला है वहाँ पीस समिट, वो शांति वार्ता जिसमें लीडर्स को बुलाया गया है और काफ़ी सारे देश के नेता ऑलरेडी अभी जा रहे हैं, मुझे लगता है 80 के करीब ने ऑलरेडी कहा है कि वो वहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दबाव होगा कि भारत अपने प्रेजेंस को वहाँ पर भी थोड़ा बढ़ाए। हालांकि अब तक जो लग रहा है कि कोई ऑफिशियल तौर पे कोई जाएगा, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी को भेजा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर दबाव पड़ेगा कि भारत को शायद एक मिनिस्टेरियल स्तर पे किसी को भेजना चाहिए। दर्शकों को बता दूं कि यूक्रेन के जो विदेश मंत्री कुलेबा हैं वो इस साल आए थे, शुरुआत के तौर में उन्होंने आके न्योता दिया था प्रधानमंत्री मोदी को, और अभी हमने देखा कि जब जीत के नतीजे आ गए तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट किया और वापस से दोहराया कि हम चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर होने वाली शिखर वार्ता में शिरकत करें। लेकिन उसमें जो खबरें आ रही हैं कि खुद राष्ट्रपति बाइडेन ही शायद नहीं होंगे, उनकी जगह शायद कमला हैरिस जो यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट है वो जाएंगी। राष्ट्रपति पुतिन तो आने को तैयार हैं ही नहीं हैं, तो उनको ना भी कोई न्योता मिला है। अच्छा, मुझे लगा न्योता मिला लेकिन वो आ नहीं रहे, बिकॉज यूक्रेन की कोशिश थी कि भारत अपने तरफ से जो है थोड़ा रूस के साथ जो रिश्ते हैं उसको लीवरेज करे। मतलब बीजेपी ने अपने इस चुनावी कैंपेन में वॉर रुकवा दी का तो ऐड कैंपेन बना लिया था, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध रुकवा दी थी ताकि स्टूडेंट्स को निकाला जा सके। खैर वो तो अपने आप में बहुत डिबेटेबल ऐड बना था, कंट्रोवर्शियल ऐड बना था, लेकिन क्या कोई भारत की भूमिका बदलता हुआ देख रहे हैं इस तीसरे दौर में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में, जहाँ तक यूक्रेन और रूस की लड़ाई का सवाल है? देखिए, इसके पहले जैसे आपने कहा, यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है दिमित्रो कुलेबा भी दिल्ली आए थे। उन्होंने भी कहा था कि भारत को एक बड़ा सा यहाँ पर रोल लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत अपने स्टैंड से 2 साल में ज़्यादा कुछ उसमें कोई बदलाव आया है। भारत कह रहा है कि इसको रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे देशों को, जैसे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको कोई हानि नहीं आनी चाहिए, जो फ्यूल सैंक्शंस के हवाले से या फूड सप्लाईज़ के हवाले से। और ये भारत का कंसिस्टेंटली ये भारत की पोजीशन रही है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बदलाव आया है अब तक। और जहाँ आपकी बात रही कि क्या भारत एक पहल कर सकती है, अभी आप देखिए कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो पहल करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जब तक उनको कोई स्पेशल तरीके से कोई रोल ना मिले, जहाँ प्रेसिडेंट पुतिन भी कहें कि इंडिया एक मध्यस्थता कर सकती है और फिर यूक्रेन उसमें शामिल हो, मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें पड़ेगी। दूसरा, चीन के हवाले से आप देख लीजिए, चीन ने तो ऑलरेडी एक ऑनवॉय भेजा हुआ है इस मामले पे। चीन अपने तरफ से अपनी पहल कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड में जो पीस समिट है उसकी घोषणा शायद फरवरी में हुई थी, कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा में कुछ ना कुछ नुक्स है जो भारत के हवाले से एक प्रॉब्लम बन चुका है। एक तो स्विट्ज़रलैंड ने पहले से ही कह दिया था कि रूस को वो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगले शायद शांति वार्ता में रूस को भी बुलाएंगे। इस बार हम चाहते हैं कि जो रूस से संबंध रखते हैं उनको बुलाएं। तो जब उन्होंने ये कह दिया
तो भारत को फिर एक मौका मिल गया कहने के लिए कि जब तक प्राइमरी प्लेयर नहीं आए तो क्या फ़ायदा है। दूसरा, उन्होंने अपनी न्योता के जो चिट्ठी जो यहाँ पर दी है दिल्ली में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम यूक्रेन के पीस फॉर्मूला के हवाले से बातचीत करना चाहते हैं। अगर यूक्रेन के पीस फॉर्मूला से आप बातचीत कर रहे हैं तो ये एक थोड़ा सा वन साइडेड समिट हो जाएगा, और मुझे लगता है इस वजह से भी भारत चाहता है कि उसकी जो न्यूट्रलिटी बनी है अभी तक, जो छवि बनी है कि भारत इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है, उसको बरकरार रखेगी। निश्चित रूप से जो है भारत के परंपरागत संबंध है और रूस के साथ, इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज की तारीख में भारत और चीन दो सबसे बड़े मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस और क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, और भारत इनफैक्ट इनको रिफाइन करके अपने एंड पर वापस से एक्सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग टू यूरोप एंड टू यूएस। तो इसीलिए भारत निश्चित रूप से उस रिश्ते को डामाडोल तो इस वक्त नहीं करेगा। हमारी जो इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी अभी तक जो है हाईएस्ट हमारी रूस से ही है, वो बदला नहीं है। हालांकि हम दूसरे कई मुल्कों से, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका से अब आज की तारीख में अपने डिफेंस बास्केट को डाइवर्सिफाई करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स खरीद रहे हैं। इजराइल फ़िलिस्तीन का जो मसला है, जो वहाँ पर लगातार तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध की हालत बनी हुई है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार जहाँ बन रही है, एनडीए सरकार में दो बहुत क्रूशल एलाइज हैं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार बिहार से और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से, तेलुगु देशम पार्टी के। इन दोनों पार्टियों के ही बहुत सब्सटैंटिव मुस्लिम कंस्टिट्यूएंट्स हैं अपनी अपनी डोमेस्टिक एरियाज़ में, और फ़िलिस्तीन और इंडिया का एक जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है उसमें इंडियन मुस्लिम्स की भी जो है एक रेजोनेंस की खास करके बात की जाती है। क्या इजराइल को लेकर जो भारत का रुख रहा है, जो पास्ट रेटिसेंस को शेड करते हुए रिश्ते बहुत करीब हो गए, खास करके मोदी और नेतन्याहू के बीच में, शुरुआती रूप में लगा कि भारत शायद शिफ्ट हो रहा है पैलेस्टीन से, फिर कोर्स करेक्शन हुआ, क्या आपको लगता है कि कोई इसमें मामले कुछ नए बन सकते हैं भारत के रुख को लेकर इजराइल फ़िलिस्तीन इशू पर? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि भारत का जो फ़िलिस्तीन के साथ जो संबंध है ये किसी एक समुदाय की वजह से नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल भारत का पोजीशन हुआ है इंडिपेंडेंस से, कि जो फ़िलिस्तीन से ज़मीन ली गई थी इजराइल के बनाने के लिए, उसके लिए फ़िलिस्तीन को भी एक अलग से एक टू स्टेट सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं उसे मिलना चाहिए। और भारत का ये लगातार यही स्टैंड हुआ है। हालांकि जैसे आपने कहा 1992 के बाद, 92 के बाद भारत का रुख बदल गया इजराइल के हवाले से। इजराइल के साथ उन्होंने संबंध जारी किए और राजदूत उन्होंने भेजा, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि साल ब साल भारत और इजराइल के भी संबंध काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इनको एक नया पहल दिया था, वो इजराइल भी गए थे, पहले प्रधानमंत्री थे इजराइल जाने के लिए। ये जब नया जो गाज़ा में अक्टूबर 7 के बाद जो युद्ध शुरू हुआ है, उसमें आपने जैसे कहा कि भारत का रुख थोड़ा सा बदला था। यूएन के एक वोट में जहां सीज़ फायर की मांग हो रही थी 26 अक्टूबर पे, भारत ने अब्सटेन किया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, लगातार भारत का स्टैंड इजराइल के खिलाफ हुआ है और पैलेस्टीन के समर्थन में हुआ है। हर वोट पे लगातार भारत ने पैलेस्टीन के रिकग्निशन के लिए, सीज़ फायर मांग के लिए, सब में भारत ने वोट किया है फॉर द मोशन। मुझे लगता है ये इस वजह से है क्योंकि भारत में एक समुदाय नहीं है, सारे जो समुदाय हैं उनको एक रिएक्शन हुआ है जिस तरह से वायलेंस हम देख रहे हैं गाज़ा में, सिविलियंस की जो लॉस हुई है उसके हवाले से, और उस पब्लिक मूड को शायद गवर्नमेंट भी अब रिफ्लेक्ट कर रही है। इस सरकार में जहाँ पे अलायंस पार्टनर्स हैं, शायद मुझे लगता है कि कोई भी सरकार पे एक तो रोक होगा कि कोई भी आप फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी में कोई भी आप निर्णय लें तो अब आपको और लोगों को अपने साथ में ले जाना है, चर्चा करनी होगी आपको। तो 10 साल से जो हम देखते आ रहे हैं, जिस तरह का पॉलिसी फॉर्मेशन हम देखते आ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई तो मतलब फ़र्क होगा। जब तक वो अपने अलायंस पार्टनर्स पे निर्भर हैं, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ये एक कंसेंसस की सरकार होने वाली है, ये अब एक एनडीए की सरकार है। अब वो मोदी सरकार की बात नहीं करते हैं, बीजेपी सरकार की बात नहीं करते हैं, अब एनडीए सरकार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनको लेना पड़ेगा इनके भी जो बिलीफ्स हैं, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसे
सीनियर लीडर्स रह चुके हैं जिन्होंने सेंटर में भी इनका काफ़ी पोजीशन भी रहा है पिछले 30 शायद साल से। तो इनकी जो राय होंगी उनको भी देखना पड़ेगा। दो आखिरी सवाल सुहासिनी। एक, चाइना पाकिस्तान, शहबाज शरीफ का हम चीन का दौरा देख रहे हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि हम सीपेक को, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपने दुश्मनों डिट्रैक्टर से हर हालत में जो है हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये टाइज क्या और नज़दीक हो रही हैं और बदल रही हैं ये नई सरकार के लिए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ अभी भी हमारी तनातनी जारी है। ये क्या सबसे बड़ी चुनौती रहेगी नई सरकार के लिए? मुझे लगता है कि चीन के साथ जो भारत के संबंध हैं ये इस सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जो इंटरव्यू दिया था आई थिंक न्यूज़वीक मैगज़ीन को, उसमें उन्होंने कहा था 3 चीज़ें चीन के हवाले से। एक, कि चीन और भारत के संबंध अति महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, कि जो हालात अभी LAC पे है, जो जैसे आप कहते हैं तनातनी हुई है, जहाँ क्लैशेस हुए हैं LAC पे, जहाँ दोनों सेनाएं 3,000-3,500 किलोमीटर की बाउंड्री पे दोनों तरफ से सैनिक तैनात हैं, ये उन्होंने कहा ये काफ़ी चिंताजनक है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को वो बहुत जल्द शीघ्र ही रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद इसमें पहल करना चाहेंगे कि किसी तरह से जो चीन के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं और जो LAC पे हालात है, जहाँ पे 7 में से 5 जो टेंशन पॉइंट से, फ्रिक्शन पॉइंट से, वहाँ पे भारत की सेना कहती है इन्होंने पुल बैक किया हुआ है, अब 2 बचे हैं। तो उस पे भी जल्दी से वो काम करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह का तनाव भारत के लिए भी और चीन के लिए भी ये एक टेंशन पॉइंट बन जाता है। और दोनों तरफ ने कहा है, प्रधानमंत्री जब प्रेसिडेंट शी से मिले थे, दोनों तरफ ने कहा है कि इसको ये सुधारना चाहते हैं। तो एक नई सरकार में एक नई पहल से, एक नई सिरे से वो शायद चीन के साथ भी बातचीत करना चाहेंगे। पर्टिकुलरली आप देखिए स्मिता कि आज के दौरान में ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देश जो हैं, जिनका चीन के साथ सबसे ज़्यादा तनाव हो चुका है पिछले सालों में, वो भी चीन के साथ पहल कर रहे हैं। यूएस ने अब रीसेट की मांग की है, उन्होंने फिर से मिलिट्री टू मिलिट्री संबंध बहाल किए हैं। यूरोप के जो देश हैं वो उन्होंने सब, बीजिंग वो गए हैं, उन्होंने सब, शी जिनपिंग भी फ्रांस आए थे हाल ही में। तो मुझे लगता है जब पश्चिमी देश भी चीन के साथ किसी तरह नई सिरे से बात करना चाहते हैं तो भारत भी शायद करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से चीन और भारत के संबंध 2020 से बिगड़े हुए हैं और जिस तरह से ट्रस्ट उन दोनों के बीच में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, इसको बहाल करने में काफ़ी देर लगी। इट कांट बी बैक टू बिजनेस एनी टाइम सून। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो मतलब अगर आपने कहा कि हो सकता है कोई पहल हो, एट बेस्ट क्या पहल होगी? अभी भी हमारे हाई कमिश्नर्स हैं नहीं दोनों ओर में, और पाकिस्तान के लिए ये एक तरीके से नामुमकिन ही शायद होगा टू वॉक बैक फ्रॉम देयर प्रॉब्लम। उन्होंने जो पूरी तरह से रिजेक्ट किया कि आपने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया जम्मू कश्मीर में, उससे वॉक बैक करना तो किसी भी पाकिस्तान की सरकार के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। देखिए, डिप्लोमेसी में आप नेवर से नेवर, कभी नहीं आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। ये ज़रूर है कि आप साइंस देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों में इलेक्शंस हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उस पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन दोनों में अब इलेक्शंस हुए हैं। दोनों में जो लीडरशिप है वो एक दूसरे को जानती है और पहले भी बातचीत कर चुकी है। आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के वक्त में लाहौर गए थे। इसके अलावा जो हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है दोनों देशों के बीच में, जो चीज़ें आसानी से वो उन पे कुछ पहल कर सकते हैं, वो हैं जैसे आपने कहा राजदूत दोनों देशों में नहीं हैं। हालांकि भारत ने और जो देश हैं जिनके साथ तनाव है वहाँ पे राजदूत तो रखते हैं, ये तो नॉर्मल डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स है। दूसरी बात ये कि ट्रेड पे आप अगर देख रहे हैं, आर्थिक संबंध पे पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी कुछ ना कुछ बोला गया है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे खुद के बिजनेसमैन अब ये मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ ये खुला जाए।
तो मुझे लगता है 2-3 ऐसे जगह हैं जहां आसानी से रिलीजियस पिलग्रिमेजेस पे जो बातचीत पहले भी हो रही थी उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, और अफ़गानिस्तान के हवाले से, ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे पहल हो सकती है। आपको याद रहेगा कि जब उनके संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे 2019 के बाद, बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद, और फिर 370 के बाद कश्मीर में भारत ने जो रीऑर्गेनाइजेशन की थी, उसके भी बाद भारत और पाकिस्तान ने एक LOC पे सीज़ फायर कायम किया था, उसकी अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बना था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, बिहाइंड द सीन्स ज़रूर हो रही है। प्रश्न ये होगा कि क्या लीडर्स इसको पहल देना चाहेंगे, इसको किसी तरह का मतलब प्रोमिनेंस देना चाहेंगे। तो मैं ज़रूर सोचती हूँ कि अगर कोई जैसे ढील हो या कोई मौका हो, वो इस साल ही होगा। जो भी होगा वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप में ही शायद होगा। भारत पाकिस्तान के संबंध जो हैं कभी पपिया झपिया पाते हैं तो कभी जो है बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी की अगर हम पहले 2 टर्म्स की बात करें, जो हाईलाइट्स रही उनकी, निश्चित रूप से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसकी शुरुआत उसके पहले सरकार में हुई थी, उसे एक पॉलिटिकल पुश मिला, एक टॉप लेवल पुश मिला। G20 शिखर वार्ता की सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी को लेकर भारत की काफ़ी सराहना हुई, और उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी खास करके सऊदी UAE के साथ रिश्तों को बहुत जोर दिया। तो एक तरीके से जो वेस्ट एशियन क्वाड है उसमें भारत ने भूमिका निभाई, वहाँ मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच में, तनातनी के बीच में उसकी थोड़ी अनसर्टिनिटीज़ हैं। बिल्कुल आखिरी में सुहासिनी, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या चाहेंगे इस तीसरे टर्म में, जो संभवतः उनका आखिरी टर्म हो? और अभी तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूरा टर्म चलेगा नहीं चलेगा, कोalition सरकार है, वो हाइपोथेटिकल बातें हैं। टेक्निकली विरासत प्रोजेक्ट क्या होगा नरेंद्र मोदी का, जो वो चाहेंगे जब भी वो ऑफिस से बाहर जाएं, तो दैट शुड बी हिज लेगेसी प्रोजेक्ट, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी निश्चित रूप से उनके लिए सबसे की सब्जेक्ट है। मैं ज़रूर कहूँगी कि जब से 2014 में प्रधानमंत्री आए हैं, उनका विरासत प्रोजेक्ट तभी से जारी हुआ है, और वो चाहते हैं पहले से ही कि उनके कार्यकाल को फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत याद किया जाए कि भारत की जो उन्होंने पोजीशन दी है। तो इस हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि इनकी जो पहली प्रायोरिटी होगी, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए जो इनका कैंपेन जारी है, उसको किसी तरह से फास्ट ट्रैक किया जाए। तो मुझे लगता है सितंबर में जब UN का जनरल असेंबली होगा तो प्रधानमंत्री भी जाएंगे उनके साथ, भारत के साथ। 2008 से लगातार भारत के साथ जर्मनी, जापान और ब्राज़ील ने G4 बनाया हुआ है, कायम किया है, और वो चाहते हैं कि एक रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल में उन सबको जगह मिले। तो मुझे ज़रूर लगता है कि उस पर भी हम देखेंगे कि किसी तरह की घोषणा होगी कि ये चाहते हैं कि अब इस तरह का मतलब UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रोसेस शुरू हुआ है काफ़ी आगे नहीं गया है, लेकिन वो चाहेंगे कि इसमें कुछ प्रोग्रेस वो दिखा पाए। इसके अलावा मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ वो अपने संबंध फिर से बहाल करना चाहेंगे। पिछले साल में आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ, हालांकि जून में प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन गए थे तो संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद ये पनून के हवाले से, अपने मशरूफियत के हवाले से, इलेक्शंस के लिए हमने देखा है कि भारत और US में थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं स्टैसिस हो गया है, अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्वाड जैसे इस साल भारत को क्वाड होस्ट करने का भारत के लिए भारत की बारी थी, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पाया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आए जनवरी में, उसके बाद ये शेड्यूल नहीं कर पाए, और अब लगता है कि अमेरिका में नवंबर इलेक्शंस तक वो नहीं शेड्यूल कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पहल करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि भारत की जो छवि है दुनिया पे कि एक स्वीट स्पॉट में जो भारत है, जहाँ लोग चीन से घबरा रहे हैं तो भारत की तरफ देख रहे हैं, जहाँ रूस से घबरा रहे हैं तो भारत की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पूरे विश्व में लोग इससे घबरा रहे हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न सब जगह है, मैन्युफैक्चरिंग डाउनटर्न सब जगह है, डिमांड सब जगह डाउन है, तो उस वजह से भारत की एक अहम भूमिका है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पॉपुलस नेशन है, सबसे बड़ी आबादी है भारत में, मार्केट सबसे बड़ा है,
और पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा है, ग्रोथ स्टोरी इसकी है। तो इन सब जगह में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे और अपनी भी, जैसे आपने कहा, विरासत या लेगेसी प्रोजेक्ट आगे करना चाहेंगे। चलिए, बातें करने के लिए तो अभी भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आज के लिए हम इसे अभी यहीं विराम देते हैं। सरकार बन जाए तो उसके बाद भी जो है सुहासिनी से आगे हम और बातचीत को जारी रखेंगे। एज ऑलवेज वेरी इंसाइटफुल, आपसे बातचीत करके बहुत शुक्रिया सुहासिनी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो VOA इंडिया के भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए VOA इंडिया को, इसी तरह के और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए और मुद्दों को समझने के लिए। नमस्कार, आदाब।